कपूर टीवी। अरे बिटिया, ए नंदू, संभल कर। नदी में पानी का बहाव बहुत तेज है रे। आप चिंता मत कीजिए, ये जादुई छाता मुझे कुछ नहीं होने देगा। नंदू उस जादुई छाते की मदद से लड्डू तक पहुंच जाती है। जादुई लकड़ी का छाता। रामपुर गांव में सुहाना दिन था। बाजार में चहल पहल हो रही थी। नंदू अपने गले में टोकरी लटका कर उसमें ढेर सारा छाता रखकर बेच रही थी। बारिश और धूप का साथी, कभी ना साथ छोड़ने वाला छाता। छाता ले लो छाता, मजबूत और टिकाऊ छाता। मौसम सुहाना होने की वजह से नंदू के पास कोई भी कस्टमर नहीं आ रहे थे। नंदू मार्केट में घूम घूम कर छाता बेचने की कोशिश कर रही थी। काकी, एक छाता ले लो। वैसे भी बरसात का मौसम आ ही गया, समझो। एक छाता ले लो, बहुत काम आएगा आपको। अरे बेटा, इतना सुहाना मौसम है, अभी छाता की क्या जरूरत? जब जरूरत होगी तब ले लूंगी। हाँ चलो, आप मुझे 50 रुपए कम दे देना। कम से कम एक छाता तो ले लो। नहीं नहीं, चलो आगे बढ़ो। नंदू उदास होकर आगे बढ़ जाती है। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और रिमझिम फुहारें बरसने लगती हैं। सभी बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और नंदू के पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे ए नंदू, ये जल्दी से एक छाता दे तो। पहले 300 निकालो। लेकिन अभी तो तुम 250 में ही छाता देने के लिए तैयार थी। तब की बात कुछ और थी काकी। लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। लो भाई नंदू, ये लो 300 रुपए। ये जल्दी से छाता दे दो, वरना ये जो मैं आटा लेकर जा रही हूँ, ये रास्ते में ही बारिश में भीग कर पूरा गुथ जाएगा। देखते ही देखते नंदू के पास सारे छाते बिक जाते हैं। बारिश भी बहुत तेज हो जाती है। बाजार पूरा खाली हो जाता है। नंदू अपनी टोकरी को सर पर डालकर बारिश में बचते हुए अपने घर की ओर जाने लगती है। उसके घर जाने के रास्ते में एक पुल पड़ता था। तेज बारिश की वजह से नदी का बहाव ज्यादा होने के कारण वो पुल टूट गया था। हाय राम, ये पुल तो पूरी तरह से टूट गया है। ऊपर से नदी के बहाव के कारण इसे तो मैं तैर कर भी पार नहीं कर पाऊंगी। घर पर माँ राह देख रही होगी। तभी जोरों की बिजली कड़कती है और तेज हवा नंदू के सर पर से टोकरी उड़ाकर नदी में ले जाती है। नंदू डर के मारे एक पेड़ के नीचे जाकर छिप जाती है। नंदू को बिजली कड़कने की आवाज से डर लगने लगता है और वो पेड़ को कसकर पकड़कर रोने लगती है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, क्या हो गया छोटी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? कौन बोल रहा है? इधर ऊपर देखो, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? साथ ही तुम बहुत डरी हुई लग रही हो। मेरा नाम नंदू है और मैं पास के बाजार में छाता बेचा करती हूँ, लेकिन तेज बारिश के कारण नदी पर बना हुआ पुल टूट गया है, जिस वजह से मैं घर नहीं जा पा रही हूँ। बस इतनी सी बात है। छाता बेचने वाली के पास खुद छाता नहीं है। तभी पेड़ नंदू को एक लकड़ी का छाता देता है। इस छाते को तुम अपने साथ लेकर जाओ। ये छाता हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। क्या सच में? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नंदू उस लकड़ी के छाते को लेकर आगे बढ़ जाती है। तभी रास्ते में उसे एक गर्भवती महिला मिलती है, जिसका प्रसव का समय आ गया था, लेकिन तेज बारिश के कारण वो अस्पताल नहीं पहुंच पा रही थी और वो दर्द से कराह रही थी। आप ठीक तो हैं? आप यहाँ अकेले ऐसे दर्द में क्यों करा रही हैं? मेरी डिलीवरी का समय आ गया है। मेरे पति एम्बुलेंस को लेने गए हैं, लेकिन भारी बारिश के कारण एम्बुलेंस यहाँ नहीं पहुँच पा रही है। आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे छाते के नीचे आ जाइए। वो लकड़ी का छाता अपने आप बड़ा हो जाता है और उस गर्भवती महिला को पूरी तरह से ढक लेता है। ये देखकर नंदू हैरान हो जाती है। अरे वाह, ये तो कोई जादुई छाता लगता है। उस पेड़ ने कहा था कि ये छाता मेरा हर मुसीबत में साथ देगा। तभी उस महिला का पति एक ठेला गाड़ी लेकर आ जाता है। एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं आ सकती, मैं तुम्हें इस ठेला गाड़ी में बैठाकर अस्पताल तक पहुँचा सकता हूँ। हाँ, जल्दी चलो। रमेश सोनाली को ठेला गाड़ी पर बैठाकर अस्पताल ले जाने लगता है। नंदू अपने जादुई लकड़ी के छाते से सोनाली को ढक देती है
ताकि वो बारिश के पानी से बची रहे। थोड़ी देर में दोनों अस्पताल पहुंच जाते हैं और उस दंपत्ति को एक प्यारी सी लड़की होती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम नहीं होती तो न जाने क्या होता। तुमने हमारी बहुत मदद की है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो नंदू है। अब से हम अपनी बेटी को भी नंदू ही बुलाएंगे। अच्छा अब मैं चलती हूँ। मेरी माँ घर पर मेरी राह देख रही होगी। नंदू अपनी जादुई लकड़ी का छाता लेकर वहाँ से निकल जाती है। बारिश भी हल्की हो जाती है, लेकिन नदी में अभी भी पानी भरा हुआ होता है। नंदू जब नदी के किनारे पहुँचती है तो वहाँ पर काफी हल्ला मचा हुआ था। क्या बात है, आप सब इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे क्या बताएं बबुआ, मेरा बेटा लड्डू नदी पार कर रहा था, तभी वो नदी के बहाव में बह गया। कोई उसकी जान बचाओ रे। नंदू नदी में देखती है तो लड्डू एक पेड़ की टहनी के सहारे खुद को बहाव में बहने से रोक रहा था। तभी नंदू को एक आइडिया आता है और वो उस जादुई लकड़ी के छाते को उल्टा करके नदी में नाव की तरह उतार देती है और उसमें खुद बैठकर रानी के बेटे को बचाने के लिए चली जाती है। अरे बेटिया, ए नंदू, संभल कर, नदी में पानी का बहाव बहुत तेज है रे। आप चिंता मत कीजिए, ये जादुई छाता मुझे कुछ नहीं होने देगा। नंदू उस जादुई छाते की मदद से लड्डू तक पहुंच जाती है और उसे भी छाते में बैठा लेती है और किनारे पर आ जाती है। तो बहुत धन्यवाद, अगर आज तुम नहीं होती तो हमारा लल्ला भी नहीं बच पाता। ये सब तो इस छाते का कमाल है। अच्छा, बहुत देर हो गई, मुझे जाना चाहिए, नहीं तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। नंदू और जादुई छाते की मदद से नदी पार कर लेती है और अपने घर चली जाती है। वहाँ नंदू की माँ उसका इंतजार कर रही थी। तू ठीक तो है बेटा? तुझे पता है मैं कितना घबरा गई थी। इतनी तेज आंधी बारिश में तू कहाँ चली गई थी? अरे माँ रुको भी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जब तक ये जादुई लकड़ी का छाता है मेरे साथ तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। नंदू अपनी माँ को सारी बात बताती है और दोनों जादुई छाते का धन्यवाद करते हैं। बाबूजी, ढाबा तो बहुत ही सुंदर दिखता है। ये सब तेरी मेहनत और लगन का फल है बेटी। देखना, कुछ ही दिनों में तेरा ढाबा बहुत तरक्की कर जाएगा। अंबिका और उसके पिता इस तरह से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मिट्टी के चूल्हे बेचने वाला गिरीश वहाँ पर आ जाता है और अंबिका से कहता है, आपका ढाबा तो बहुत शानदार है, मगर इसमें एक छोटी सी कमी है बहन। वो क्या भाई? बहन, आधुनिक गैस चूल्हों के साथ साथ मिट्टी देसी चूल्हे भी होने चाहिए ना। सजावट की सजावट हो जाएगी और आड़े वक्त में जलाने के काम भी आ जाएंगे। अंबिका को गिरीश की सलाह पसंद आती है और वो उससे कहती है, तो दिखाओ कैसे चूल्हे हैं तेरे पास। बहन, ये 3 चूल्हे सबसे खास हैं, आप इन्हें खरीद लीजिए। खुशीराम उन चूल्हों को देखकर कहता है, चूल्हे तो सुंदर और टिकाऊ दिख रहे हैं अंबिका बिटिया। तो ले लेती हूँ बाबूजी। अंबिका उससे मिट्टी के चूल्हे खरीद कर रख लेती है और फिर जल्दी ही उसके ढाबे पर खाना खाने वालों की भीड़ लगने लगती है। रोड से गुजरने वाली गाड़ियों में सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए उसका ढाबा पसंदीदा ढाबा बन जाता है। और इस मुच्छ सिंह ट्रक ड्राइवर ने देश के कोने कोने के हर ढाबे पे खाना खाया है, पर खाने का ऐसा स्वाद कहीं नहीं पाया। अंबिका के ढाबे से कुछ ही दूरी पर कुसुम का ढाबा था। कुसुम एक पैर से लंगड़ी थी और बदमाश टाइप की औरत थी। उसने अपने आसपास कई गुंडों को पाल रखा था। वो ढाबे पर आने वाले ग्राहकों को खुलकर लूटती थी। खाने के साथ सलाद तो फ्री मिलती है, फिर ये सलाद का 50 रुपया क्यों? कसम रोजी का, हमरा ढाबा का वसूल सबसे अलग टाइप का है बिटवा। इधर कछु फ्री नहीं मिलत, इसीलिए जल्दी से पैसा दे और फूटी ले, समझा? मैं फालतू का पैसा बिल्कुल नहीं दूंगा। ग्राहक के ये कहने पर कुसुम अपने गुंडों की तरफ देखते हुए कहती है, कसम रोजी का, अबे साला तू लंगड़ी कुसुम को नहीं जानत, शहर का नामी गुंडा है ही कुसुम। ए बच्चा लोग, जरा इसको हमरा वसूली का तौर तरीका समझाए दो। उसके ये कहते ही उसके 2 खास आदमी जग्गा और बग्गा उस ग्राहक से जबरन पैसे छीन कर उसकी पिटाई करके ढाबे से बाहर फेंक देते हैं। मैं तुम्हारी पुलिस में शिकायत करूंगा। कसम रोजी का, साला पुलिस का, तू पुलिस का बाप से जाए के शिकायत कर। लंगड़ा कुसुम का कोई माई का लाल कछु ना बिगाड़ सकत। हाँ। एक दिन खुशीराम का मन गांव जाने का करता है और इसीलिए वह अंबिका से कहता है, अंबिका बेटी, अब तो तुम्हारा ढाबा अच्छा चल रहा है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं है।
इसलिए मैं सोचता हूँ कि कुछ दिन गांव में हो आऊं। अगर आपकी यही इच्छा है तो गांव हो आइए बाबूजी, यहाँ का काम मैं खुद संभाल लूंगी। खुशीराम ढाबे को अंबिका के सहारे छोड़कर गांव चला जाता है और फिर एक दिन लंगड़ी कुसुम एक पार्टी में खाना खाने के लिए जाती है और खाने के स्वाद पर दंग रह जाती है। कसम रोजी का, बरकत सेठ खाना तो बड़ा लजीज बनाए हैं। इतना लजीज खाना कौन बनाया रे? मैंने खाना अंबिका के ढाबे से मंगवाया है। कसम रोजी का, ई अंबिका कौन हुई बरकत सेठ? उसकी बात सुनकर जग्गा कहता है, इस अंबिका का ढाबा हमारे ढाबे के पास ही तो है, सुना है दबाकर चल रहा है। कसम रोजी का, अब तो सीधे वहाँ जाए के गाड़ी रोका जाएगा, जरा देखे तो का रौनक है। कुसुम के ये कहते ही उनकी गाड़ी सीधे अंबिका के ढाबे की तरफ रफ्तार पकड़ लेती है और कुछ ही देर में वे सब अंबिका के सामने खड़े होते हैं। कसम रोजी का, ये ढाबा तो हमका पसंद आई गवा जग्गा। ए अंबिका, ये ढाबा हमका बेची दे। कौन हो तुम और मैं अपना ढाबा तुम्हें क्यों बेच दूं? खाना खाना हो तो बैठो, वरना दफा हो जाओ। अंबिका की बात सुनकर कुसुम को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे धमकी देते हुए कहती है, कसम रोजी का, ये लंगड़ा कुसुम बोल दिया तो बोल दिया, अब ये ढाबा तू हमका बेच दे, ना ही तो हम इसका खंडर में बदल देंगे। हाँ, मेरा नाम भी अंबिका है, मैं तेरे जैसी गुंडी से डरने वाली नहीं हूँ। आगे से यहाँ पाँव रखा तो टांगे तोड़ दूंगी तुम सबकी। ये सुनकर कुसुम अपने गुंडों के साथ वहाँ से चली जाती है और फिर अपने ढाबे में बैठकर उनको आदेश देती है, वो अंबिका का ढाबा तहस नहस करी डालो, उसका ऐसा हालत करो कि वो ढाबा चलाना छोड़ शहर से दफा हो जाए। हाँ। उसी रात कुसुम के आदमी कुछ अन्य गुंडों को साथ लेकर अंबिका के ढाबे पर पहुंच जाते हैं और वहां जमकर तोड़फोड़ करने लगते हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए मेरा ढाबा मत तोड़िए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, रुक जाइए। अरे चुप कर, अब तो तेरा ढाबा खंडर बनाकर ही छोड़ेंगे। और तुझे कंगली बनाकर छोड़ेंगे। लोगों को खाना खिलाने के बजाय उनसे भीख मांगना, भीख। इस तरह कुसुम के गुंडे एक ही रात में अंबिका का ढाबा खंडर बनाकर चले जाते हैं और उसका सारा सामान उठाकर ले जाते हैं। अंबिका अपने ढाबे को देखकर रोती रहती है। तभी उसके ढाबे के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और अरुण नाम का नौजवान अंबिका के पास आकर कहता है, सुनिए, आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मगर भगवान पर विश्वास रखिए, अपराधियों का हाल इससे भी बुरा होगा। पर आप हैं कौन और ये सब इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? ये सुनकर अरुण अंबिका से कहता है, अंबिका जी, मैं पुलिस इंस्पेक्टर अरुण कुमार हूँ और आपका केस मुझे सौंपा गया है। मगर साहब, ये सब तो उस लंगड़ी कुसुम ने किया है, क्या आप उसे पकड़ सकेंगे? आप मुझ पर विश्वास रखिए और फिर से अपना ढाबा चलाने की कोशिश कीजिए। अरुण ये कहकर चला जाता है और उसकी बातों से अंबिका को कुछ हिम्मत मिल जाती है। वो खाना बनाने की सोचने लगती है और तभी उसकी नजर मिट्टी के 3 चूल्हों पर पड़ती है। अब तो इन्हीं पर खाना बनाने की शुरुआत करनी पड़ेगी। यही सोचकर अंबिका अपने नौकर से कुछ राशन मंगवाकर उन चूल्हों पर खाना चढ़ा देती है और तभी कुछ बस यात्री वहाँ पर आ जाते हैं। कुछ रोज पहले तो ये अच्छा खासा ढाबा था, अचानक खंडर कैसे बन गया? अब खाने का क्या होगा, यहाँ तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तभी अंबिका उसकी बात सुनकर कहती है, देखो भाई, सबको नहीं पर कुछ लोगों को खाना मिल सकता है, आप बैठिए, मैं खाना लाती हूँ। यह कहकर अंबिका 3 चूल्हों पर रखे बर्तनों से खाना लेकर लोगों को खिलाने लगती है और देखती है कि उनमें खाना कम ही नहीं हो रहा है। ये देखकर वो चौंक जाती है, अरे ये क्या, मैं इस चूल्हे पर चढ़े बर्तनों से बार बार खाना ले रही हूँ और खाना खत्म ही नहीं हो रहा, ये तो जादुई चूल्हा है। यही सोचकर अंबिका मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और सबको खाना खिलाती है। इस तरह 3 जादुई चूल्हे उसके लिए वरदान साबित होते हैं। वो उसकी मदद से फिर से ढाबा चलाने लगती है और उसका ढाबा फिर से चलने लगता है। अरुण ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और रोज रोज ही उसके ढाबे पर हालचाल पूछने के लिए आने लगता है। अब देखना, आपका ढाबा पहले की तरह चलने लगेगा। ये सुनकर अंबिका रोते हुए कहती है, पर इसे दोबारा बनाने में तो बहुत समय लगेगा और इसे खंडर बनाने वाले तो अब भी घूम रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने वाला हूँ। इसके कुछ दिन बाद ही अरुण कुसुम के गुंडों की धरपकड़ शुरू कर देता है और शहर के गुंडों में हड़कंप मच जाता है।
रोज गुंडों के पकड़े जाने की खबर आती है और फिर एक दिन अरुण कुमार लंगड़ी कुसुम के ढाबे पर पहुंच जाता है। बदमाश औरत, तूने इस ढाबे पर बैठकर बहुत अपराध कर लिए। चलो अब जेल की हवा खाने का समय आ गया। कसम रोजी का। इंस्पेक्टर, तुम इस लंगड़ी कुसुम को ज्यादा दिन जेल में नहीं रख पाओगे। हाँ, हम जल्द बाहर आए जाएगी। हाँ। इस तरह अरुण कुमार अंबिका के ढाबे को तोड़ने वाले सब गुंडों को सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। साथ ही कुसुम का ढाबा अवैध जमीन पर बना होने के कारण उस पर बुलडोजर चलवा देता है। ये सब देखकर अंबिका बहुत खुश हो जाती है और अरुण से कहती है, अब मान गई अरुण बाबू कि पुलिस चाहे तो अपराधियों या गुंडों को पल में धूल चटा सकती है। अब तो तुम्हें न्याय मिल गया है ना? तुम खुश हो ना अंबिका? हाँ, खुश हूँ अरुण बाबू। तभी वहाँ खुशीराम आ जाता है और अरुण से कहता है, बेटा, क्या तुम्हें अंबिका पसंद है? अगर पसंद हो तो बता दो, क्योंकि अब मैं इसकी शादी कराना चाहता हूँ। खुशीराम की बात सुनकर अरुण हैरानी से अंबिका की तरफ देखते हुए कहता है, अंबिका, ये कौन है? हमारे बाबूजी हैं, आज ही गांव से लौटे हैं। ये सुनकर अरुण खुशीराम से कहता है, फिर तो दिल की बात जबान पर लानी ही पड़ेगी। अगर अंबिका चाहे तो हम इनसे शादी करने के लिए तैयार हैं। तो फिर हम क्यों मना करेंगे बाबूजी। इस तरह खुशीराम अंबिका और अरुण कुमार की शादी करा देते हैं और फिर अंबिका जादुई 3 चूल्हों की मदद से कुछ ही दिनों में अपना ढाबा पहले की तरह शान से चलाने लगती है।